तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के उपचुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी होगी। थोड़ी देर के अंदर आएगा पहला रुझान कि कौन आगे है कौन पीछे है। ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें उपचुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी होगी। थोड़ी देर के अंदर आएगा पहला रुझान कि कौन आगे है कौन पीछे है। ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें नीतीश और योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर है। इन तीनों सीटों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बिहार के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव है उनकी भी बात होगी। नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा के बाद वो सफल होते हैं या नहीं, इस पर भी बात होगी। अररिया लोकसभा सीट पर भी बात होगी क्योंकि वहां पर आरजेडी एनडीए को बहुत मजबूत टक्कर दे रही है, तो इसके नतीजे भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ेंगे जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, लखनऊ स्टूडियो से होंगे हमारे साथ सुनील सिंह साजन होंगे जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। अनुज गुप्ता और विवेक अवस्थी दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं और शक्ति यादव हैं स्पोक्स पर्सन आरजेडी के, वो बात करेंगे अपनी पार्टी के बारे में। इसी के साथ हमारे साथ संजय शर्मा और साथ ही साथ राजीव मौजूद हैं जो कि इस वक्त गोरखपुर में हैं। राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि आप मतगणना केंद्र में खड़े होंगे तो क्या वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है? दीपक जी, इस वक्त फिलहाल मैं गोरखधाम मंदिर के बाहर खड़ा हुआ हूं। मतगणना विश्वविद्यालय में अभी शुरू होने ही वाली है जैसा मुझे पता चला है। और यहां पर स्थिति यह है कि लोगों को उम्मीद यही है कि यहां पर जो योगी का समर्थन है, जो योगी आदित्यनाथ है, उनका ही यहां पर डंका बजने वाला है। लेकिन फिर भी मतगणना जब तक पूरी नहीं हो जाती लोग सशंकित है क्योंकि वोटिंग बहुत कम हुई है। दीपक जी, इस बार वोटिंग बहुत कम हुई है, लेकिन आप जो जगह खड़े हुए हैं वो अगर बात किया जाए तो गोरखपुर का दिल है गोरखनाथ मंदिर, और इसी मंदिर से सब कुछ जुड़ा हुआ है। कहते हैं उपेंद्र शुक्ला के अलावा निषाद साहब भी वहां पर कई बार पहुंचे थे और कई बार उन्होंने दर्शन किए थे और कहा था कि मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बचपन से इस मंदिर को मानता रहा हूं। योगी और महंत वैद्यनाथ के बिना गोरखपुर का चुनाव की वो सीट पर नहीं खड़े हैं, कैसे स्वरूप ले चुका है? देखिए, गोरखनाथ मंदिर या गोरखधाम पीठ जो है जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं दीपक जी, ये वो जगह है जो परिणाम आने के बाद यहां पर अगर बीजेपी हारती है तो यहां पर मुर्दनी छाई होगी, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो जश्न का माहौल यहीं पर होगा। बात सिर्फ इतनी है कि 19.5 लाख जो मतदाता यहां पर हैं उसमें से करीब 9,39,000 वोट ही पड़े हैं और ऐसा यहां पर माना जा रहा है कि अगर वोट बटे भी तो केवल भाजपा और बसपा सपा गठबंधन के बीच ही बट पाएंगे। लिहाजा एक बात लोग जरूर यहां पर बात कर रहे हैं कि वोट कटवा नाम की इस बार इस चुनाव में कोई चीज यहां देखी नहीं गई है। लिहाजा चुप रहना ही ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि इस पीठ का सम्मान सभी उम्मीदवारों ने जरूर किया है, लेकिन अपने हक के लिए किया है कि किसी भी तरह यहां पर उनके हक पे वोट पड़े। खास बात यह कि इस बार योगी मैदान में खुद नहीं है, तो लिहाजा जो फायदा है निषाद दलित या मुस्लिम समीकरण का उसको उठाने की कोशिश में सपा बसपा लगे रहे और उनकी उम्मीद यही है कि इस बार कम से कम वो भाजपा को मात दे पाएंगे। यहां पर आपको लगता है मात दे पाएंगे? सुशील हमारे सहयोगी जो हैं गोरखपुर के काउंटिंग सेंटर से मौजूद हैं। सुशील, मुझे यह बताइए कि क्या वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि आप मतगणना केंद्र में हैं? जी दीपक जी, अभी मुश्किल से 1 से 2 मिनट हो रहा है। अभी यहाँ पे काउंटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। सारे प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं और प्रत्याशी के समर्थक भी मौजूद है। जिलाधिकारी और तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनके सामने वो ईवीएम मशीन खोली जा रही है और यहाँ पे जो है मतगणना शुरू हो गई है। और ये माना जा रहा है कि महज 10:30-11 बजे के बाद से ही जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे और तस्वीरें जो उजिल है वो धीरे धीरे साफ होने लगेंगी। तस्वीर साफ होने लगेगी, लेकिन आपको ये मुकाबला किस तरह का दिखाई दे रहा है गोरखपुर के अंदर जब योगी और महंत जी दोनों इस चुनाव में नहीं है, बिल्कुल कैंडिडेट नहीं है?
जी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं है, केवल योगी आदित्यनाथ एक उनके रूप में जो है उनके प्रत्याशी है उपेंद्र शुक्ला। तो लोगों के मन में एक चीज ये भी है कि योगी आदित्यनाथ इस बार नहीं है, जो उन्होंने जो इसको खड़ा कराया है वो मैदान में है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने काफी कुछ मेहनत की है और तमाम कैबिनेट के मंत्री भी यहाँ गोरखपुर में मौजूद थे अपने प्रत्याशी को जीत हासिल कराने के लिए। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का ये गढ़ माना जाता है, खासकर गोरखपुर शहर का जो इलाका है, वहां पे बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम होने के नाते थोड़ी सी बीजेपी को चिंता जरूर है। बाकी जो ग्रामीण अंचल की बात करें, जो अलग अलग जो विधानसभा है ग्रामीण अंचल में, वहां पे वोटिंग प्रतिशत अच्छा हुई है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और निषादों का वोट बैंक ज्यादा है। जी, आप कह रहे हैं वोट बैंक ज्यादा है, तो ये वोट बैंक क्या भारतीय जनता पार्टी के वोटों पर असर डालेगा? क्योंकि निषाद ही उम्मीदवार है सपा और बसपा का। क्या सपा और बसपा के वोट इंटैक्ट रह पाएंगे? क्योंकि बहन जी यानी मायावती ये देखना चाहती हैं कि बसपा के कितने वोट ट्रांसफर होते हैं। जी बिल्कुल दीपक जी, यही वजह है क्योंकि जो बीजेपी को थोड़ी बहुत डर लग रही है और लगातार ये कयास किया जा रहा था, लगातार मेहनत की जा रही थी, क्योंकि जो कैंपियरगंज है, पिपराइच है, सैजनवा है, ये तमाम अगर बेल्टों की बात करें तो ये निषाद, बसपा और सपा के जो है वोट बैंक है। बीजेपी के बहुत कह सकते हैं 1/3 है, बाकी जो भी बीजेपी के ज्यादातर जो वोट है वो शहर इलाकों में है। तो शहरी इलाकों में वोट बैंक कम होने के वोट प्रतिशत कम होने के नाते थोड़ी बीजेपी को चिंता जरूर हुई है। तो मार्जिन ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो विशेषज्ञ हैं बीजेपी के बड़े वो ये मान रहे हैं कि थोड़ी मार्जिन जरूर कम होगी, लेकिन जीत नहीं हासिल होगी। वही समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो बसपा सपा एक होने के बाद उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के गढ़ में बीजेपी के किलों को हम ढा सकते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी सपा और बसपा का जो ये समर्थन है वो योगी आदित्यनाथ के लिए कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेता और जो राज्य के नेता हैं उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि गोरखपुर सीट हम ही जीतेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान हैं। अमिताभ सिन्हा जी, आपके लिए लिटमस टेस्ट। दीपक जी, ये जो भी आज चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, इसकी बारे में जानकारी विपक्ष को पूरी अच्छी तरीके से है और इसी के लिए मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूं इस अपने कहने के वक्तव्य के मंशा के पीछे, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले आप देखिए तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह कांग्रेस ने विपक्ष से अलग अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, और दूसरा उनकी जो कल की डिनर डिप्लोमेसी थी। इन दोनों विषयों को यदि आप जोड़ के देखें तो पता है कि ये दोनों राज्यों में उनकी हार होने वाली है, क्योंकि यदि वो साथ में जुड़ते और उसके बाद हारते तो 2019 में जो संयुक्त विपक्ष का उनका जो सारा का सारा किला है बालू का, वो धराशायी हो जाता, क्योंकि यहां हारते बाद में कहते वहां तो विपक्ष ज्वाइंट लड़ा था तो इसलिए हारा। 2019 में भी कोई स्कोप नहीं है और इसीलिए उन्होंने एक अपना डमी कैंडिडेट कांग्रेस ने दोनों जगह उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी खड़ा किया है। और साथ में कैंडिडेट क्यों कह रहे हैं? वो तो कैंडिडेट है। नहीं, मैं बता रहा हूं क्योंकि ये दिखाना, क्योंकि हार सामने सुनिश्चित है विपक्ष की, उसके बावजूद उनको ये दिखाना है कि 2019 में चूंकि ये डिनर डिप्लोमेसी ये कल नहीं हुई, यानी कि टुमारो ये चुनाव के नतीजों के बाद उसके पहले रात में हुई है। इसका मतलब है कि उनको भी ये पूरा पता है कि इस चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं, उनके विपरीत जाएंगे और इसीलिए अभी जो चुनाव के 2019 की तैयारी में इनका जो ये, मैंने दोबारा जैसा कहूं कि बालू का किला इनका जो है उसकी तैयारी में ये लगे हुए हैं और उसमें ये जो बहुत बड़ा एक जॉल्ट उनको जो एक झटका लगने वाला है आज, उसके कारण उन्होंने एक दिन पहले ही ये बैठक कर ली ताकि जो शुरुआती बातचीत है वो एकमत हो सके। क्योंकि मैं आपको मैं बताऊं, लेकिन ये उनके लिए एक फायदा भी है। 19 लोग आज साथ खड़े हैं और कांग्रेस को मिला दिया जाए तो 20 राजनीतिक दल अगर एनडीए को अपोज करेंगे। और एनडीए के साथ प्रॉब्लम क्या है? एनडीए से लोग छूटते जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू अलग हुए, बाकी लोग भी अलग होने की तैयारी कर रहे हैं, शिवसेना आपसे नाराज चल रही है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से असहमत नहीं हो सकता क्योंकि ये सब फैक्चुअल बातें आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने की है कि ये 20 दलों के इस जो भानुमति के कुनबे को कह लीजिए या बीरबल की खिचड़ी को कह लीजिए, इसमें जो अंत में स्थिति बनने वाली है वो आज के उपचुनावों के नतीजों में दिखेगा, क्योंकि यहां पर चाहे वो फूलपुर हो या गोरखपुर हो या अररिया हो, वहां पर नतीजे रिटन ऑन द वॉल जिसको बोलते हैं ना, स्पष्ट हैं कि वहां पर जो यूपीए की हार होने वाली है और
भाजपा समर्थक एनडीए की जीत होने वाली है। मैं इसमें सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते आया हूं। एक जो सबसे पहली चीज जो भारत में आज न्यू पॉलिटिकिंग जो उसको कहते हैं, नव राजनीति है, वो है कि यहां पर आपके जैसे रिपोर्ट में भी बातचीत होती है और जब बात होती है वोट बैंक की, मैं यहां आपसे सागरा और सविनय कहना चाहता हूं कि वोट बैंक की राजनीति अब पलट रही है भारत में, और भारत जो है वो देश हित और अंत में उस नागरिक का हित क्या है वो देखने की साका सामर्थ्य नागरिकों में अब आता जा रहा है। और इसीलिए विकास के ऊपर में वोट पड़ेगा, ये सुशासन पे वोट पड़ेगा, ये भयमुक्त समाज पे, दंगा मुक्त समाज पे वोट पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दीपक जी कि अब देश का भविष्य स्वर्णिम है। इस पूरे प्रक्रिया में ये एक तरह का, जिसको आपने लिटमस टेस्ट कहा, बहुत सुंदर बात कही आपने, लिटमस टेस्ट से ऊपर ये एक तरह का सेमीफाइनल मैं मानता हूं इसको। सेमीफाइनल ना भी कहें तो एक तरह से ये बताने की कोशिश भारतीय जनता करेगी कि ये जो सिंबॉलिक है, क्योंकि अररिया तो खैर ठीक है वो उनकी सीट थी, लेकिन बाकी की जो आपने क्या दिया, अररिया उनकी सीट थी? नहीं, इसलिए इसका मतलब है तस्लीमुद्दीन के बेटे को हराना मुश्किल होगा आपके लिए। नहीं, देखिए मैं आपके फॉलो करना चाहता हूं, आप फैक्चुअल बात करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूं फैक्चुअल बात करूं, तो इसलिए मैंने फैक्चुअल बात की कि वो उनकी सीट थी, लेकिन वहां भी और यहां भी दोनों जगहों पे जब एनडीए अपनी जीत दर्ज करेगी तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये एक 2019 के लिए सीधा भारतीय जनता और जो जनादेश है उसका एक प्रिल्यूड तैयार होगा कि देश की जनता अब ये वोट बैंक की राजनीति में, मुझे कई बार अफसोस लगता है दीपक जी कि जहां बात होती है तो मुस्लिम और इधर बात होती है तो दलित, सवर्ण, बैकवर्ड, क्यों ऐसी बात होती है? अब कम से कम नहीं होनी चाहिए। आप बात करिए तो ठीक है, राजनीतिक जिसको मतलब हिंदुओं का वोट नहीं चाहते आप? चाहते नहीं, पूरा हिंदू और साथ में मुसलमान भी, क्योंकि मुसलमान को भी अब मूर्ख बनाना बहुत दिन तक मुश्किल है। मैं आपको कहना चाहता हूं मुसलमानों ने देख लिया कि 70 सालों में उनकी दुर्वस्था क्या है, वो पशुओं के माफिक हो गए हैं। उनकी स्थिति ऐसी है जैसे कि उनको अब तो वाकई हो गए भेड़ों की तरह, नहीं उनको भेड़ के एक कुनबे की तरह माना जाता है कि जहां जाएंगे वो वोट देंगे। क्या यही स्थिति के लिए मुसलमानों ने देश में अपना कंटिन्यू किया था 1947 के बाद? वो भी देश के नागरिक हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा और वो समझने लगे हैं कि उनका हित अंत में कौन करेगा। और साथ में हिंदुओं को बांटने की प्रक्रिया कि दलित है और मुस्लिम साथ जाएंगे, दलित और ओबीसी साथ जाएंगे, क्या मतलब कि जो मुस्लिम तो एक साथ इंटैक्ट है और हिंदुओं में 18 बंटवारे, मैं ये नहीं मानता हूं। और मैं मानता हूं कि भारत की जनता जो है अब वोट करेगी। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में भी जो वोट पड़ेगा वो इस नाते नहीं पड़ेगा कि वोट बैंक है, वो हो सकता है उनकी विचारधारा से सहमत न हो सकता है कि उनके कार्यशैली से सहमत न हो, लेकिन मैं आपसे ये आशा जताना चाहता हूं कि अब देश की जनता जो है धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बदल गया, लेकिन आगे आने वाले समय में 4-5 सालों में आप देखिएगा कि देश की जनता ये वोट बैंक की राजनीति से अलग कार्यप्रणाली के ऊपर में वोट करना शुरू करेगी। शक्ति यादव जी मेरे साथ है। शक्ति यादव जी, अमिताभ सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये कह रहे हैं कि अररिया तो हम ही जीतेंगे। अब कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम जीतेंगे, लेकिन यथार्थ तो कुछ और ही है ना। अभी चुनाव के परिणाम आने बाकी है समय। अब उनको लग रहा है कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन जो परिणाम देश में उपचुनावों के आ रहे हैं वही हालात आपको बिहार में दिखेगा। यूपी की चर्चा कर रहे थे, यूपी में वही दिखेगा। देश में जो एक भय का माहौल था, उस माहौल से आम जनता भी निकल चुकी है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा सिकुड़ता जा रहा है। जो एनडीए के जो घटक दल हैं इनसे अलग हो रहे हैं, क्योंकि नफरत की राजनीति, अलगाववाद की राजनीति को देश की जनता कतई पसंद नहीं करती है। जब इस देश में कभी विकास की बात होता है तो कभी गाय की बात करते हैं, बछड़े की बात करते हैं, मांस की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन विकास की बात ये नहीं करते। क्योंकि देश की जनता यह जानना चाहती है कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने उस समय जब जो वादे किए थे उस वादे पर कहीं खरे नहीं उतरे। तो लाजमी है कि जनता बहुत दिनों तक मूर्ख, उसको आप नहीं बना सकते जनता को। तो बिहार ही नहीं देश की जनता का मन मियाज बदल चुका है और एक भय का माहौल से देश अब आगे निकल चुका है। क्योंकि देश का संविधान का सवाल हो या लोकतंत्र का सवाल हो, कहीं न कहीं सब खतरे में है। हम नहीं, संविधान पीठों ने कहा कि देश का लोकतंत्र भी और संविधान दोनों खतरे में है। तो जिस देश का लोकतंत्र खतरे में हो तो उस देश का आम आवाम निश्चित तौर पर एक नए विकल्प की तलाश में निकलेगा। क्योंकि वो लोग आकलन करते हैं
कि पहले क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं। नहीं क्या हो रहा है यादव जी, अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो आरजेडी खड़ी ही नहीं हो पाती वहां से। क्या है, लोकतंत्र अगर खतरे में होता तो आरजेडी खड़ी नहीं हो पाती अररिया से। ऐसा है, लोकतंत्र खतरे का मतलब अररिया में तो राष्ट्रीय जनता दल तो खड़ी है, नहीं, बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है, आपके नेता तेजस्वी यादव खड़े हैं, तो लोकतंत्र खतरे में कैसे? देश की जनता दीपक चौरसिया जी, सवाल है कि जिस तरह से 2-4 सीट जीत कर करके आप सत्ता में हासिल कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, यह लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है। चलिए मजाक से तो ठीक है, अमिताभ सिन्हा जी आपको जवाब देना चाहते हैं। अमिताभ सिन्हा जी, डेमोक्रेसी का यही परिचायक है। यादव जी कई आप सत्ता में हासिल कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, यह लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है। चलिए मजाक से तो ठीक है, अमिताभ सिन्हा जी आपको जवाब देना चाहते हैं। अमिताभ सिन्हा जी, डेमोक्रेसी का यही परिचायक है। यादव जी कई बार प्रश्न का जवाब डेमोक्रेसी का यह परिचायक यादव जी, मैं आपसे, मुझे इजाजत मिली है आपसे एक प्रश्न करने की, मैं प्रश्न का जवाब प्रश्न से देना चाहता हूं। आपके जो सुप्रीमो है लालू यादव जी जेल की सलाखों के पीछे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में है, सजा उनको अदालत ने दी है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति के नीचे एक मिनट में धैर्य रखिए और शिष्टाचार सुनिए। नहीं यादव जी शिष्टाचार समझिए बहस का। जब मुझे परमिशन मिला तब मैं बोल रहा हूं, आप भी परमिशन लेके बात करिए। अरे व्यापम की नरेंद्र मोदी की चर्चा कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करिए ना, कि असल जेल की सलाखों के पीछे आपके लालू यादव भ्रष्टाचार में चोरी के मामले में अंदर है, अदालत की बात आप कर रहे हैं। सुनिए यादव जी, आप बहस कर रहे हैं अशिष्ट तरीके से, बहस करिए अपना समय लेके। नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, आप अशिष्ट नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। जेल के अंदर सलाखों के पीछे लालू यादव चोरी के मामले में चोरी के मामले में सजा याफ्ता, चोरी के मामले में सजा याफ्ता व्यक्ति की पार्टी के प्रमुख मुखिया के अंदर में काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका ने कहा है कि जनतंत्र खतरे में है। आप पहले ये तय करिए कि न्यायपालिका ने आपके प्रमुख को चोर कहा है, आपकी न्यायपालिका ने आपके पार्टी के प्रमुख को चोर करके उनको जेल के अंदर कर दिया है, आप उसकी चर्चा तो कर लीजिए। न्यायपालिका ने क्या कहा इस पे सबसे पहली चर्चा तो ये हो, और न्यायपालिका में जो उन चारों जजों ने कहा यदि आप उसको रेफर करना चाहते हैं तो उन जजों की उस व्यवहार को पूरे देश में भर्त्सना हुई है कि वो नहीं होना चाहिए था, और ये यदि कोई अपनी मर्यादा का उल्लंघन करे न्यायपालिका में भी तो इसका मतलब वो न्यायपालिका का हिस्सा नहीं है। न्यायपालिका की उन चारों जजेस की उस व्यवहार को पूरे देश में भर्त्सना हुई, और उसको यदि आप इनडायरेक्टली कोट कर रहे हैं तो सबसे पहले यादव जी आप बोलिए कि लालू यादव जेल की सलाखों के पीछे किस अपराध में है, किस अपराध में न्यायपालिका ने उनको किस अपराध में अंदर किया है, चोरी के आरोप में ना। तो आप एक ऐसे व्यक्ति के पार्टी के आप बताओ कि अपराध करके बाहर सबसे पहले तो बहस के नियमों को नहीं जानते, स्वाभाविक है आरजेडी का है, आप नियम क्या जानेंगे, आप आरजेडी के हैं, आपको नियम से कोई मतलब नहीं है, इस्तेमाल हो रहा है, आप आरजेडी के हैं, आपको नियमों की जानकारी नहीं होगी ये मालूम है, लेकिन कम से कम थोड़ी देर तो सीख लीजिए। संवैधानिक संस्थाओं का चुनाव हो चुका है यादव जी, चुनाव हो चुका है, अब यहाँ राजनीतिक लफाजी मत करिए। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी देश में क्या है क्या नहीं है, ये अभी उपचुनाव के नतीजे से 8 बजे चुनाव होने वाले हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, चलिए प्रलाप करते रहिए, अभी देश की जनता ने और आपकी अररिया में भी वोटिंग का पैटर्न आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप प्रलाप करिए, आप कहीं नहीं दिखोगे भैया, नहीं बिल्कुल आप कहीं नहीं आओगे, आप दिवा स्वप्न जरूर देखें, कोई इसमें नहीं रुकावट है, ये प्रजातंत्र है। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि देखिए देश की जनता ने अब आप लोगों की जातिवादी और धर्म आधारित राजनीति बंद कर दी है। भय है, कोई हर जगह फेल है। अरे उज्ज्वला योजना में 2 करोड़ गरीब महिलाओं को जो मिला गैस और उनकी चूल्हे जलने शुरू हुए, 3.5 करोड़, अब माफी चाहता हूँ 3.5 करोड़, अब मैं माफी चाहता हूँ। उसके अलावा जो ये लोन मिले इसमें सभी गरीबों को, मुद्रा योजना में 2 करोड़ लोगों को, उससे 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला।
4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। आप इन लोगों पे देखिए, सुनिए, आप लोगों ने सिर्फ लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में सरकारें चलाई और ये 70 साल में देश में जो स्थिति है, क्या आप संतुष्ट है उससे? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आप जवाब दीजिए। 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया लालू प्रसाद जी ने रेलवे में। अरे वो आपने क्या रेलवे को भट्टा बैठा दिया? अरे वो क्या था, वो गिमिक्री थी, वो छोड़िए उस पे बात। आप मोटी बात करिए कि आप देश में लगभग 20 साल लालू यादव जी ने सत्ता का संचालन किया, क्या आज देश की स्थिति से आप संतुष्ट हैं? रूबरू होइए। आप देश की स्थिति से संतुष्ट हैं? जवाब दीजिए। नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अभी नतीजे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देश की जनता ने अपना जो जनमत देने की जो प्रक्रिया है उसको बदलना शुरू कर दिया है। थोड़ी दिनों में आप लोगों की दुकानदारी बंद होने वाली है, चिंता मत करिए। चलिए सुनील सिंह साजन जी के पास चलेंगे, हम सीधे चलेंगे संजय शर्मा के पास और हमारे दोनों पैनलिस्ट के पास अनुज गुप्ता जी और विवेक अवस्थी जी, लेकिन इस ब्रेक के बाद बता दें कि उत्तर प्रदेश में फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर आरजेडी आगे है, भभुआ से बीजेपी आगे है। अगर भभुआ की बात की जाए तो वहां पर पहले भी बीजेपी आगे रही है, लेकिन जहानाबाद विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए तो ये सीट पहले आरजेडी के पास थी। आरजेडी और जेडीयू गठबंधन से चुनाव लड़े थे, इसीलिए कैंडिडेट जेडीयू का था, लेकिन आरजेडी ने वहां से जीत दर्ज की थी। तो बड़ी राहत की खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए कि फूलपुर और गोरखपुर फिलहाल इस वक्त में वो रिटेन कर रहे हैं। सबसे पहले सीधे चलते हैं संजय शर्मा के पास। संजय, मुझे ये बताइए कि अगर ये संजय नहीं, सुनील सिंह साजन के पास चलते हैं। संजय हमारे साथ जुड़े नहीं है। सुनील भाई, आपसे ये जानना चाहता हूं कि फूलपुर और गोरखपुर, क्या आपको कोई उम्मीद नहीं है? नहीं दीपक जी, बिल्कुल उम्मीद है, और ये सिर्फ मेरी उम्मीद नहीं है, ये दोनों जगह के किसानों के, नौजवानों के और जो व्यापारी है उनको उम्मीद है। और खास तौर से उन लोगों को उम्मीद है जिन पिछड़ों को सांप कहा गया और जिन दलितों को छछूंदर कहा गया। तो वो जो सामंतवादी विचारधारा की सरकार चल रही है, किसने ऐसी सरकार जो मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती है संविधान में, तो अरे किसने कह दिया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया, भाजपा के नेताओं ने कह दिया, और किसने कह दिया? अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर के अपना पद ग्रहण करते हैं और हमारे देश के संविधान में लिखा है ये देश समाजवादी व्यवस्था से चलेगा, और वो पिछड़ों को सांप और दलितों को छछूंदर कह देंगे कि ये सांप और छछूंदर का वो तो उन्होंने सपा बसपा को कहा है, तो मुझे वो तो उन्होंने सपा बसपा को कहा है, कोई पिछड़े और दलित तो नहीं कहा। अरे तो भाई सपा बसपा को कहने का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं कि आपने मायावती को कह दिया, तो मायावती को कहने का मतलब क्या है? वो दलित नेता नहीं है? माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़ों के नेता नहीं है? हम कह रहे हैं अगर हम योगी जी को तो आपने मान लिया कि दलितों की नेता मायावती है। सुनील साजन जी, आपने मान लिया कि दलितों की नेता मायावती है और दलितों का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मायावती जी दलित हैं। मैं कह रहा हूं मायावती जी दलित हैं, माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े हैं। आप उस बात को घुमाना चाह रहे हैं दीपक जी। और मैं कह रहा हूं कि मैं आपके चैनल में कहूं कि हालांकि मैं सत्य कहूंगा कि ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों के दलाल थे, आरएसएस के लोग आजादी में क्रांतिकारियों के खिलाफ थे, ये आरएसएस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनकर के घूम रहे हैं ये तिरंगे के खिलाफ थे। अभी भी ये मनवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं। आज ये जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मैं ये कह सकता हूं ये जो लोग मनवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं उनके चेहरे पे करारा जवाब होगा, करारा थप्पड़ होगा उन पिछड़े दलितों, मुसलमानों का, और खास तौर से उन लोगों का जिन्होंने 2017 में बड़ी उम्मीद के साथ भाजपा को चुना था, जिन वादों के साथ भाजपा आई थी। 1 साल में वो वादे जुमले में बदल गए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हकीकत में तो कुछ है नहीं। किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान मार्कशीट साथ भाजपा को चुना था, जिन वादों के साथ भाजपा आई थी 1 साल में वो वादे जुमले में बदल गए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हकीकत में तो कुछ है नहीं। किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान मार्कशीट लेकर के घूम रहा है, रोजगार के नाम पे पकौड़ा है,
जो पेंशन, समाजवादी पेंशन माताओं को दी गई थी, उसको छीन लिया गया। अच्छा सुनील जी, उत्तर प्रदेश को कुछ सुनील जी, आप पकोड़े खाते हैं क्या? कि आज शाम तक उस जुमले सुनील जी, आप पकोड़े खाते हैं क्या? मैं बिल्कुल खाता हूं। कैसे लगते हैं आपको? हाँ, मैं खाता हूं, अपने घर के बने खाता हूं। नहीं, मतलब आप कभी दुकान पे जाके पकोड़े नहीं खाए? आपने नहीं है, किसी दुकान पे जाके पकोड़े नहीं खाए? कि रोजगार के नाम पे पकौड़ा बनाओ। अब नहीं, तो पकोड़ा बनाने का रोजगार क्या गलत है? अगर आप कहेंगे तो मैं खा लूंगा। नहीं, मैं खाना चाहिए। योगी जी ये कह दें उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पर नहीं, अरे मैं कह रहा हूं खाना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। अभी योगी जी कह रहे हैं नौजवानों को रोजगार देंगे, कल योगी जी कहते हैं कि मंदिर के बाहर टीका लगाना और घंटा बजाना भी रोजगार है, तो नौजवान कहां जाएगा? क्या ये आपने कहा था पकौड़ा बनवाएंगे ये रोजगार है, या घंटा बजवाएंगे मंदिर के सामने ये रोजगार है? इस रोजगार की बात तो आपने चुनाव में नहीं की थी। तो आप जब सरकार में आ गए तो मंदिर में जो पुजारी होता है उसको रोजगार मिलता ही नहीं मिलता है। अच्छा मुझे ये बताइए, मंदिर में जो पुजारी होता है उसको रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है? मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग अगर अच्छे हैं, ये चाहते हैं पिछड़ों और दलितों का बराबरी पे लाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं ना, सभी मंदिरों में दलित पुजारी क्यों नहीं बिठा देते आप? अरे आप बिठाओ ना दलित पुजारी, आप बिठा दो, अच्छा रहेगा, ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। ना, ये व्यवस्था मत करिए आप, ये व्यवस्था मत करिए, क्योंकि मैं ऐसे कई मंदिर जानता हूं जहां पर दलित पुजारी है। अरे क्यों? अरे राजनीतिक बात करो यार, क्या? अरे भाई मैं कह रहा हूं सब पे कर दो ना, तो वो छुआछूत क्यों रह जाएगी? अरे हिम्मत हो तो कर दो। मैं कह रहा हूं भाजपा के लोग कह रहे हैं सभी मंदिरों में कर दें दलित पुजारी, हम तो जाएंगे, भगवान के भी पैर छुएंगे, उस दलित के भी पैर छुएंगे। लेकिन ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, ये भी छुए दलित के पैर? भाई मंदिर में तो जो पुजारी रहेगा वो भगवान का दूत है। आपसे अच्छा अमिताभ जी, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, फिर मैं अनुज जी और विवेक के पास जाऊंगा। ये केवल दलितों को अपमानित करना सुनिए, चाहते हैं, एक मिनट, आपने जो अब भाषा का बोलनी शुरू कर दी मायावती जी और कांशीराम जी की, मनुवादी, पहले तो आप मनु को पढ़ लीजिए, मनुस्मृति, आपको ये पता चल जाएगा कि काशीराम जी की और मायावती जी की तो मुझे दुकान पढ़ना है। अरे एक मिनट, आप ये क्यों टपट बोलते हैं? आप पहले धैर्य नहीं है आपको? पहले सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं क्या, अरे क्यों, पहले सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई साहब। अरे सुनिए, धैर्य तो रखिए। मैं कह रहा हूँ मनुस्मृति एक बार पढ़ लो, तब पता चलेगा कि भारत देश में मनुवाद के बारे में जो जितनी बातें अपने सत्ता पाने के लिए उसको जलाई गई। वही मैं आ रहा हूं। मैं एक मिनट, दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि ये दलित को पुजारी बना दो और ये उसको यादव पिछड़ा हो गया, नहीं, पिछड़ों की यदि पार्टी है इनकी समाजवादी, तो गैर पिछड़ा इनको वोट ना दे, इनको यादव के अलावा कोई वोट ना दे, क्योंकि यदि उनको ये लगता है कि अखिलेश यादव सिर्फ यादव हैं, तो ये तो आपने अखिलेश यादव को कितना सीमित कर दिया। अखिलेश यादव जिस बात को समझें कि आप इनके मित्र हैं या शत्रु। मूर्ख मित्र जो होता है ना, बहुत गलत होता है। अक्लमंद शत्रु से मूर्ख मित्र जो है वो त्याज्य है। आप ऐसे उनके मित्र हैं जो उनका नुकसान कर रहे हैं अखिलेश जी का। अखिलेश जी को आपने कितना सीमित कर दिया, उनको आपने, वो इतने प्रखर युवा नेता रहे हैं और आपने उनको पिछड़ा बना के कबाड़ा कर दिया उनका। आप पहले अखिलेश जी से फोन से बात कर लीजिएगा, वो देखिएगा, फोन से भी बात आपकी हो सकती है। अच्छा मेरा एक सवाल है, सुनील साजन जी, मेरा एक सवाल है, सवाल ध्यान से सुनिएगा। क्या मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव पिछड़े नहीं है? नहीं है तो उनको अखिलेश यादव ने क्यों निकाल दिया? पार्टी अध्यक्ष पद से क्यों हटाया? कहां बहस ले जा रहे हैं? नेताजी समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, नेताजी ही समाजवादी आंदोलन के अगुवा हैं। नेताजी के बगैर न समाजवादी पार्टी कुछ है, नेताजी के बगैर न समाजवादी आंदोलन कुछ है।
इसीलिए अखिलेश यादव को ये तो आप उनके वही खिलाफ भाषा भाषण बोल रहे हैं देना जो पड़ा। RSS के लोग बोलते हैं। नहीं, सुनील साजन जी, इसीलिए अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव जी को कभी नहीं, उनके खिलाफ अखिलेश भाषण यादव देना जी पड़ा। कभी भी नेताजी के खिलाफ भाषण नहीं दिया। कभी भी नेताजी क्या के खिलाया? खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाषण नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा कि नेताजी पिता हैं और पिता से बढ़कर के क्या होता है। नहीं, तो पुत्र ने पिता को बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरे वो अधिवेशन याद कर लीजिए जिसमें कि माइक की छीना झपटी हो रही थी। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक दूसरे से माइक छीन रहे थे, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे। पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। आप क्यों भूल रहे हैं? अरे भाई, मैं कह रहा हूं अगर घर की कोई बात थी, अरे तो घर की बात घर में कर लेते। घर की बात घर में होनी चाहिए थी कि केवल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप घर की बात करेंगे। आपने अडवाणी जी को कहां बिठा दिया? आपने मुरली मनोहर जी इन्होंने कहां बिठाया? अरे आप अपने आप को भी देखो कभी आईने में, कभी नहीं, तो आप ये मानते हैं कि आपने शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव जी को आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी की जगह बिठा दिया। आप मान रहे हैं ना इस बात को? बिल्कुल नहीं बिठाया नहीं, बिल्कुल नहीं बिठाया। नेताजी समाजवादी आंदोलन के मुखिया हैं और बिना नेताजी के नाम के, बिना उनके दिखाए रास्ते पर समाजवादी आंदोलन आगे नहीं जा सकता। शिवपाल जी के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग कर रहे हैं, ये वही प्रयोग है जो नेताजी ने किया था। सुनील साजन जी, नेताजी ने पार्टी के चाणक्य शिवपाल सिंह यादव के बारे में क्या कहेंगे आप? खत्म करने का काम किया और वही काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। ये जो मनवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं ना, जो सामंतवादी विचारधारा में सरकार चलाना चाहते हैं। साजन जी, इसमें मानेंगे क्या कि आपने पिछड़ा मुद्दा उठा के अपने को सांप छुछुंदर की स्थिति में डाल दिया? आपको लगता है पिछड़े और आप क्या ये कहेंगे हिंदी का मुहावरा कि आपने अपने को सांप छुछुंदर की स्थिति में डाल दिया है? अब ये मान लीजिए इसको, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको जवाब देते नहीं बनेगा। ये कह रहा हूं, ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग अरे मनुवादी को छोड़िए, सांप छुछुंदर पे आइए, सांप छुछुंदर पे आइए ना। आपने ये विषय छेड़ के मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी की बात को में भागीदारी करके अपने को सांप छुछुंदर की स्थिति में रख दिया। और अब बताइए कि आपकी स्थिति किधर की रहेगी? न उगलते बनेगा न निगलते बनेगा। मांगना आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार भी है, लेकिन ये पिछड़े और दलित आपको वहीं पर लाके खड़ा करेंगे जहां आप लोग भीख मांगते थे, फिर अच्छा, भीख ही मांगेंगे। नहीं ठीक है, लेकिन आप तो अभी स्थिति में है ना मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश जी के इस प्रकरण में आपकी स्थिति क्या है? इस पे यदि प्रकाश डालेंगे, यही सांप छुछुंदर की स्थिति होती है जो आपके भी है। सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं। राजपूत जी, मैं आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आपने फूलपुर और गोरखपुर दोनों में कैंडिडेट दिए, वहां पे आपकी जो सहयोगी दल थे ना सपा, और जो दूसरी थी आपकी विरोधी दल बसपा, वो दोनों मिल गए हैं। तो वो दोनों एक गाना गा रहे हैं बार बार अमिताभ बच्चन का, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बहुत अच्छी बात है दीपक भाई। सच्चाई ये है कि पानी में आप जितनी भी लाठी मार लीजिए, पानी अलग नहीं होगा। और उछलेगा जरूर, वही काम आपने किया है। पानी उछाल के डाल रहे हैं आप सपा बसपा पर। दिल्ली बराबर हो जाएगा। दीपक भाई, आप देश के ही नहीं पूरी दुनिया में एक वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं, तो मुझ जैसे जूनियर आदमी को जब मैं अगर अपनी बात बोलूं तो शायद पूरी हो जाने दिया कीजिए। चलिए पूरी तो करिए। आपका भी मान बढ़ेगा और मेरा भी सम्मान बढ़ेगा। जी, दो बातें बड़ी क्लियर हैं। नंबर एक, तो आप जितना पानी में लाठी मारिए, पानी अलग नहीं होना है। विरोधी मत जो हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम करेंगे, और ऐसा काम करेंगे कि जो आज आप दोपहर बाद स्वयं कहेंगे कि ये क्या हो गया। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने पकौड़ा तलने वाली रोजगार की बात कही थी, तो मैं आपसे और आपके सारे सम्मानित चैनल पर जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के और या प्रॉक्सी जो लोग भी बैठे हुए हैं, मैं नहीं जानता सब लोगों को, तो मैं प्रणाम करूं, तो उन सब लोगों को कहिए कि अपने आप को और अपने बच्चों को पकौड़ा तलने के रोजगार में लगा दीजिए भाई।
तो बेहतर रहेगा, हम भी मान लेंगे कि बहुत अच्छा काम है और हम भी खाएंगे जाकर के पकौड़े। तीसरी बात जो अभी एक सम्मानित चैनल के अभी आपके मित्र ने कहा कि साहब मनुवाद में क्या बुराई है, तो देश के संविधान में कोई बुराई नहीं है। सच्चाई यह है कि देश का धर्म संविधान है, देश की आज की डेट में आत्मा संविधान है, और देश में मनुवाद धार्मिक कार्यों के लिए आप करिए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन देश में अगर आप संवैधानिक व्यवस्था को छेड़ने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर देश में बड़ा आंदोलन होगा, अराजकता होगी, दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के, इन सारों के अधिकार का सिर्फ एक संरक्षण अगर कोई देता है तो देश का संविधान देता है। अतुल चौरसिया के भी जो मूल अधिकार है, चौरसियाओं के मूल अधिकार का भी अधिकार जो है वो संविधान देता है, मनुवाद नहीं देता है। इस बात को याद रखना चाहिए और अपने बच्चों को, जो आदमी भी यहां पर बैठा हो, पकौड़ा तलने के लिए तैयार हो, रोजगार के लिए, मैं खाने के लिए तैयार हूं। जी पूछिए। अमिताभ जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। प्रॉक्सी नहीं हूँ, वास्तविक प्रॉक्सी नहीं है, वास्तविक है। हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न, जी सर, जी प्रणाम कर रहा हूं अमिताभ जी को। जी प्रणाम प्रणाम। मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि आप लोगों में ये पकौड़े में के कारण इतनी मिर्ची क्यों लग गई? क्या ये मिर्ची के पकौड़े बनते हैं? आप भूल गए इस बात को? मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने वही कहना भी चाहा। चलिए धन्यवाद, आपने स्पष्ट कर दिया। मिर्ची क्यों लग रही है? क्या पकौड़े बेचने वाले लोगों के बारे में आपकी धारणा इतनी गंदी है, इतनी गलत है? पकौड़ा बेचना क्या इतना निकृष्ट है? इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग अब भारत की नब्ज से दूर हट गए हैं। शायद आज से 20 साल या 15 साल पहले या इवन 10 साल पहले भी आपकी स्थिति वही थी जो भारतीय जनता को आप लोग एक मिनट अब आप शिष्टाचार रखिए, आपको मिलेगा मौका यदि आपको दोबारा कुछ करना है। आपने बहुत अच्छी बात कही थी पहले। देखिए, पकौड़े तलना या पकौड़े बेचना कोई भी व्यवसाय बुरा नहीं है, पहले तो ये मान लीजिए। यदि ये नहीं मानते हैं तो आप ऑब्सोलीट मॉडल हैं, आप भारत में रहने लायक नहीं हैं, क्योंकि भारत में हर व्यवसाय को सम्मान से देखा जाता है। वेद ने कहा है, मनुस्मृति ने कहा है। अब मैं बात पे आता हूं कि आप लोगों ने कहा कि सांप्रदायिकता की रोटी आपने बहुत सेकी। 47 साल उसके पहले अंग्रेजों ने सेका, मुसलमान हिंदू बांटा। 47 के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद आप एक मिनट, आप जैसे लोग प्रॉक्सी कांग्रेसी, आप जैसे प्रॉक्सी कांग्रेसी हैं। सुनिए, अरे आपका प्रवचन मैं सुन रहा था, अब आपने आपका हो गया। दूसरों के लिए पर उपदेश कुशल बहुत करे, दूसरों के लिए आप उपदेश देते हैं। अपने अंदर में आप में यह कमजोरी है कि आप में धैर्य नहीं है, आप में शिष्टाचार नहीं है। आप पहले सुनिए कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है। आपका इतना बड़ा संभाषण सुना बहुत धैर्य से, मैंने अपना समय मांगा। चैनल मुझे लगता है और एंकर मुझे लगता है दीपक जी हैं, तो मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपने जो ये सारा का सारा संभाषण किया उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं, पकौड़े बेचने को आप रोजगार नहीं मानते। आप कहते हैं सांप्रदायिकता का जहर, तो सांप्रदायिकता का जहर 47 से लेके और 47 के पहले जो विभाजन हुआ उस समय हुआ या आज है? आज आपके यहाँ उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। सांप्रदायिकता का दंगा मुक्तिकरण होना चाहिए, वो सांप्रदायिकता की मुक्ति है, या सांप्रदायिकता से मुक्ति वो है कि लगातार देश भर में दंगे हो? और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग अब, जैसे मैंने कहा कि आप लोग अब पूरी तरीके से भारतीय राजनीति से विलुप्त प्राणी होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि मामला कहां जा रहा है। आप लोग शुतुरमुर्ग हैं जो तूफान के सामने रेत में सर झुका के बैठा हुआ है। मैं आपको अभी भी चेता रहा हूं, अभी सुधर जाइए। आप लोग कांग्रेसी और प्रॉक्सी कांग्रेसी जो लोग हैं ना, जो सांप्रदायिकता की रोटी सेकते रहे, अब बंद करिए। मुसलमान भी अब आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों को पता चल गया है कि आप लोगों ने उनको जो बर्बाद किया है 70 सालों में, वो अब वो नहीं मानेंगे। और ना ही ये दलित पिछड़ा की राजनीति चलेगी। अब राजनीति चलेगी तो भारतीयता की और विकास की राजनीति चलेगी। और मैं आपको बता दूं, जैसे उज्ज्वला योजना है, जैसे मुद्रा योजना और दर्जनों योजनाएं, आप कभी पढ़ने की कोशिश तो करिए, वो तो आप लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ पुरानी रोटी बेचनी है। अमिताभ जी का भाषण भी अच्छा रहा आज। नहीं तो इनको जवाब देना पड़ता है ना, जैसे छठम साठिए समाज खत्म हो गया छठी की भाषा। मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर कहे तो मैं जवाब दूं। जवाब दीजिए। अरे प्रवचन आपका खत्म हो गया? नहीं, दीपक जी को लगता है कि मैंने लंबा बोल दिया, तो मैं अब चुप रहता हूं। बोलिए। देखिए अमिताभ जी,
जी 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 जी, ऐसा है दीपक भाई, सच्चाई ये है कि अमिताभ जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारी ये व्यवस्था हो, मनुवादी जिसको कहते हैं, इसको 5000 साल से ऐसे ही प्रवचन दे करके खुश किया गया उन लोगों को। आज की डेट में अरे भाई अब चुप तो रहिए, अब तो मैं आपसे अब तो करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, अब सुन भी लीजिए सर। चुप ही हूं, आप तो बड़े हैं और आपके पीछे ही हम लोग चल रहे हैं। आज की डेट में सरकार आपकी है, नीचे से लेकर के ऊपर तक, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। तो मैं आपसे अब तो करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, अब सुन भी लीजिए सर। चुप ही हूं, आप तो बड़े हैं और आपके पीछे ही हम लोग चल रहे हैं। आज की डेट में सरकार आपकी है, नीचे से लेकर के ऊपर तक, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। कोई जमानत पर रिहा है, कोई फरार है। आप सुन लीजिए, दीपक भाई का भी मन नहीं मान रहा है, इनके ये दिमाग से काम कर रहे हैं, ये आपको ही, ये स्वयं नहीं, हमारे पैनलिस्ट जो है अनुज गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने एक सवाल पूछा है। आपने कहा जमानत पे हैं कुछ लोग, तो राहुल गांधी भी जमानत पे हैं, सोनिया गांधी भी जमानत पे हैं। जी, अमित शाह भी जमानत पर है और पूरी भारतीय अमित शाह के खिलाफ अब कोई केस नहीं है। एकदम कोई जानकारी नहीं रखते, खाली टीवी पर बोलने की आपको आ जाए। कुछ पढ़ लिया करो यार, अरे कुछ पढ़ लिया करिए। एक मिनट, दीपक चौरसिया को अगर ये जानकारी नहीं है तो ये दीपक चौरसिया के लिए गंभीर बात है। अच्छा, एक मिनट, मेरे लिए गंभीर बात है, मैं मानता हूँ आपकी बात, शक्ति जी आप एक काम करिएगा, राज्यसभा चुनाव में अभी चुने गए अमित शाह, उनका इलेक्शन डिक्लेरेशन निकाल के पढ़िएगा, उसमें लिखा होता है कि उनके खिलाफ कितने केसेस हैं, उसमें है नील क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे की कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया है, वो जमानत पे नहीं है। नहीं तो ये कहेंगे कि न्यायपालिका भाजपाई हो गई है, अब ये प्रॉक्सी बोलेंगे। तो हैबिचुअल ऑफेंडर है ना, आप समझिए। नहीं बिल्कुल, तो आप बोलिए कि न्यायपालिका प्रॉक्सी। चलिए एक मिनट, मैं ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ, सुन लीजिए। जहानाबाद सीट पर आरजेडी आगे है, भभुआ सीट पर बीजेपी आगे है, अररिया सीट पर आरजेडी आगे है, गोरखपुर और फूलपुर दोनों में बीजेपी आगे है। अनुज जी कोई आश्चर्य नहीं दीपक जी, यदि अररिया पर भी यदि बीजेपी को बढ़त नहीं मिलती है तो मुझे आश्चर्य होगा। मुझे लगता है कि शायद 2014 में जिस तरह से तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ी और बीजेपी और जेडीयू सेकंड और थर्ड नंबर पर रहते हुए उनके वोट आरजेडी से अधिक हो जाते हैं, मुझे लगता है शायद बाद में कोई अंतर आए। बाकी दोनों विधानसभा सीटों को लेकर के मुझे कोई हैरानी नहीं, क्योंकि दोनों उनके पास पहले से थी और दोनों में उनके मजबूत गढ़ माने जाते हैं। फूलपुर में बीजेपी का आगे होना मुझे थोड़ा चौंका रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहां बीजेपी को थोड़ा पिछड़ना चाहिए था। आपको लग रहा है? विवेक आपको क्या लगता है? देखिए, गोरखपुर की जहां तक बात है दीपक, मैं बस सुबह से एक चीज कह रहा हूं कि वोटिंग का परसेंटेज कम हुआ है, विक्ट्री मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट बीजेपी की सीट है। 9वीं से लेकर 16वीं लोकसभा तक ये बीजेपी और हिंदू महासभा की सीट रही है। पहले अवैधनाथ जी लड़ते थे और उसका 5 बार योगी आदित्यनाथ जीत के आए हैं। ये उनका बहुत मजबूत गढ़ है, लेकिन यहाँ क्योंकि इस बार योगी जी खुद नहीं लड़ रहे हैं तो विक्ट्री का मार्जिन कम जरूर हो सकता है। लेकिन जैसा अनुज जी ने कहा, मैं सहमत हूं। मुझे लग रहा था कि फूलपुर में थोड़ी सी कांटे की टक्कर होनी चाहिए थी, फूलपुर में कांटे की टक्कर। लेकिन मेरी जो जानकारी विवेक और अनुज जी, मैं आपको ये बता दूं कि दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसके डिसिसिव रीजंस हैं, वो हम वक्त के साथ आपको बताते जाएंगे कि वो दोनों डिसिसिव रीजंस क्या हैं। और अररिया के बारे में पहले से कहा जा रहा था कि वहां पर आरजेडी ही जीतेगी, क्योंकि जो पुराने नेता थे तस्लीमुद्दीन, उनका एक औरा था और उनके बेटे का उनसे बड़ा औरा है। वो कैसा औरा है उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जो औरा है वो औरा है, या उनका जो आभा मंडल है वो आभा मंडल है। मुझे आप ये बताइए शक्ति सिंह जी, मुझे सिर्फ एक बात जानना है आपसे। शक्ति यादव जी नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी अब स्टेपनी क्यों बन गई है? स्कूटर के पीछे लगती है ना स्टेपनी, टायर में नहीं चलती हो, जब जरूरत होती है तो उसको बदलना पड़ता है। तो आपकी पार्टी हर राज्य में स्टेपनी क्यों बन गई है? यूपी में भी आप स्टेपनी है, बिहार में भी आप स्टेपनी है, मध्य प्रदेश में भी आप स्टेपनी है, तो कहां आप स्टेपनी रहेंगे? दीपक भाई, मीडिया और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार का कोई भी निर्मम विश्लेषण भी हमें धनात्मक ऊर्जा देता है।
तो आपके इस विश्लेषण को भी हम हाथ जोड़ करके स्वीकार करते हैं और इन कमजोरियों को हम दूर करेंगे। एक बात मैं आपसे बता दूं कि आपने बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में जो कहा, यहां पर जो मंडल आंदोलन के बाद का जो मंदिर आंदोलन के बाद की जो परिस्थितियां रही, हम लोग जातिवादी और धर्मवादी चुनाव में नहीं रहे, जिसकी वजह से हम कमजोर हुए और उसको हम दूर कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में आपका कहना अनुचित है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में आपका कहना अनुचित है। असम में आपका कहना अनुचित है। उत्तर प्रदेश और बिहार में हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं, इसलिए हम अपने साथियों के साथ सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम करेंगे। चलिए, आप प्रश्न पूछेगा, दोनों पूछेगा, लेकिन मेरा आप प्रश्न करते हैं या प्रवचन मेरा करते हैं? कंपल्शन है राजपूत जी, मेरा कंपल्शन है कि मुझे ब्रेक लेना है। 50 हो गए हैं, 9 बजे से मुझे फिर शुरू करना है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी।